हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 2 नागरिकता। और हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल में जो फर्स्ट चैप्टर हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आप पहले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 को। तो सेकेंड नंबर चैप्टर है वो भाग 2 से संबंधित है, नागरिकता। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है और इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में इकहरी नागरिकता है। भारत में कौन सी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं है। हमारे भारत के अंदर जो नागरिकता है वो इकहरी नागरिकता है और हम भारत देश के नागरिक हैं, कोई किसी राज्य का नागरिक नहीं है। जैसे कि कोई बोल दे कि जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं बोल दूँगा राजस्थान की नागरिक हूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं भारत की नागरिकता हूँ, भारत की ही नागरिक हूँ। और कोई असम से तो वो बोल दे कि मैं असम का नागरिक हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे भारत में इकहरी नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता नहीं है। भारत में जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली हुई है। भारत में नागरिकता है यानी सिटीजनशिप है, ये कहाँ से ली हुई है? ये ली हुई है ब्रिटेन से ली हुई है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। तो नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था? अरस्तू ने। भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है और नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था। भारत की नागरिकता है वो 1955 के अधिनियम पर आधारित है और इसमें पहला संशोधन कब हुआ? 1986 के अंदर। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है और गैर नागरिक को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे पास आज पैन कार्ड, आधार कार्ड है, ये क्यों है? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं इसीलिए। और जिनके पास ये नहीं है, विदेश से जो भी लोग आते हैं उनके पास ये सुविधाएं नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? भारत की नागरिकता नहीं है। अब बात करते हैं हम, जो नागरिकता है ये शुरू होती है अनुच्छेद 5 से, और 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो हम सबसे पहले अनुच्छेद 5 की बात करते हैं और अनुच्छेद 5 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 5 में क्या बता रखा है कि संविधान प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात संविधान बना तो जब हम स्वतंत्र हुए थे उस वक्त जो भी हमारा संविधान लोग थे हमारे भारत में, और जब हमारा संविधान बना तो वो संविधान बनना उस वक्त जो भी लोग भारत में थे उन सभी को भारत के अंदर थे उन सभी को भारत की नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 में बताया गया है जो पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। देखो, अगर कोई भारत से पाकिस्तान में गया है और वो वापस भारत में आना चाहता है तो उसको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कब दी जाएगी? वह संविधान बनने के बाद नहीं दी जाएगी। उनके लिए एक परमिट रूल लागू किया गया 19 जुलाई 1948 तक। अगर वो आ जाते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी, अदरवाइज़ उन्हें नहीं दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, हम आज़ाद हो गए, उसके बाद भी कुछ लोग थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए। ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वो हमारा संविधान स्वतंत्रता के तो बाद गए थे, ठीक है, लेकिन हमारे संविधान बनने से पहले लौट आए। कि अगर वो स्वतंत्रता के बाद गए और हमारे संविधान बनने के पहले ही आ गए तो उन्हें भी क्या होगी? नागरिकता है वो दी जाएगी। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है। अगर हम बाहर विदेश में घूमने जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो उससे जो हमारे भारत की नागरिकता है वो क्या समाप्त हो जाएगी? नहीं होगी। ये अनुच्छेद 8 में बताया गया है। अनुच्छेद 9 की बात करते हैं। अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 9 में बताया गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर हम यहाँ की नागरिकता, भारत की नागरिकता रखते हैं और विदेश में काम करते हैं तो हमारी नागरिकता बनी रहेगी। ये तो 8 में बताया हुआ है, ठीक है। विदेश घूमने जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं तो हमारी नागरिकता खत्म नहीं होती। लेकिन हम विदेश में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं या वहीं बस जाते हैं और
वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी जो भारत की नागरिकता प्राप्त थी हमें वो समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में बताया हुआ है। फिर अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अनुच्छेद 10 के अंदर है कि भारतीय जो है उनकी नागरिकता कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। कब तक ख़त्म नहीं कर सकता है? जब तक कि वो कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं तब तक। अगर वो देश विरोधी कार्य करेंगे तो उनकी नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 की बात करते हैं। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। जो नागरिकता संबंधी हमारे कानून है वो कौन बनाती है? संसद बनाती है। और ये जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की। नागरिकता संबंधी कानून है वो कौन बनाती है? संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता अधिनियम सिटीजन एक्ट 1955 की बात करते हैं, जिसके बारे में हम पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियाँ। यानी आपको अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो कितनी विधियाँ हैं? 5। और अगर आपकी नागरिकता समाप्त होने की कितनी विधियाँ हैं? 3। तो सबसे पहले नागरिकता प्राप्त करने की विधियों के बारे में बात करते हैं हम। तो नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ जो 5 विधियाँ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है 1 नंबर पे जन्म के आधार पर 1986 में, ठीक है, जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी। यह 1986 संविधान लागू होने के बाद भारत में, हमारा संविधान लागू हो चुका है, उसके बाद में भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। मतलब हमारा संविधान, देश स्वतंत्र हो चुका है, संविधान लागू हो चुका है। अब इसके बाद में हमारे देश में पैदा होने वाले जितने भी बच्चे उन सबको क्या दी जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी, यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो। कब दी जाएगी? वो भारत में पैदा हो रहे हैं लेकिन उनके माता पिता भी क्या हो? भारत के नागरिक हो। एग्जाम्पल, हम सभी इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई है। आज हमें अगर भारत की नागरिकता प्राप्त है तो इसीलिए कि हमारे माता पिता है वो भी भारत के नागरिक और हम भारत में ही पैदा हुए हैं संविधान लागू होने के बाद, तो हमें नागरिकता प्राप्त हुई है। सेकेंड नंबर पे वंश के आधार पर नागरिकता 1952। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। मतलब मान लो कि कोई बच्चा है वो भारत में पैदा ना होकर विदेश में पैदा हो रहा है लेकिन उसके माता या पिता के पास भारत की नागरिकता है तो भी उसे भारत की नागरिकता है वो दी जाएगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, शिखर धवन के बच्चे को भारत की नागरिकता दी गई है और सानिया मिर्जा के बच्चे को भी भारत की नागरिकता दी गई है। अब नागरिकता प्राप्त करने की तीसरी विधि के बारे में हम पढ़ते हैं, जो है हमारी पंजीकरण। तीसरी विधि हमारी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है लेकिन वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा? उसे 7 साल तक लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता दी जाती है। फिर 4 नंबर पे है देशीकरण। वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो। देशीकरण का मतलब है कि वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में कितने वर्ष तक रहा हो? 12 वर्षों तक। जो भारत में 12 वर्षों तक रहा हो और कला एवं निपुण जानता हो और कम से कम एक भाषा जानता हो तो उसे देशीकरण विधि द्वारा भी नागरिकता दी जाती है। जैसे कि देशीकरण द्वारा नागरिकता किसे दी गई? मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता दी गई। फिर हम बात करते हैं अर्जित भूमि। फिर हम बात करते हैं अर्जित भूमि की। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर, कोई विदेशी राज्य है और भारत में मिलना चाहता है, जैसे कि सिक्किम मिला था, ठीक है, तो कोई विदेशी राज्य भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। वहाँ के अर्जित नागरिकता बोलते हैं उनको, ठीक है, उन्होंने अर्जित किया। तो सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों को दी गई नागरिकता, बांग्लादेश के परगने जिले को नागरिकता। रिमार्क करते हैं यहाँ पर, नागरिकता में पहला संशोधन 1986 हुआ जो जन्म के आधार पर था, दूसरा 1992 में हुआ जो वंश के आधार पर था, पहला 1986 को हुआ जो हमारे जन्म के आधार पर था, दूसरा 1992 में हुआ जो कि वंश के आधार पर था, और तीसरा हुआ 2005 में, और चौथा हुआ 2015 में, और पांचवा हुआ 2019 में।
तो फिर बात करते हैं हम NRI की, यानी नॉन रेजिडेंट इंडिया। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है, लेकिन वो भारत का नागरिक है। वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए चला गया हो तो वह NRI कहलाएगा। जो भी लोग भारत से बाहर जाकर स्टडी करते हैं तो उनको NRI कहते हैं, जो 6 माह से ज़्यादा के लिए चला गया हो। फिर बात करते हैं ओवरसीज नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ओवरसीज नागरिकता किसके द्वारा जोड़ा गया? 2000 कब जोड़ा गया? 2005 में जोड़ा गया। और किसके द्वारा जोड़ा गया? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है और उसका वीज़ा आजीवन मान्य रहता है। फिर नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें। नागरिकता कैसे हमारी समाप्त होती है, उसकी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति है वो भारत से विदेश में रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वहाँ की नागरिकता भी ग्रहण कर लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता होगी हमारी, वो समाप्त कर दी जाएगी। फिर सेकेंड नंबर है, यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर वो अपनी इच्छा अनुसार भी उसे छोड़ देता है तो भी उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बताए 7 वर्ष तक विदेश में रहे। अगर हम विदेश में भी अगर हम रहते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं वीज़ा क्या होता है और पासवर्ड क्या होता है। पासपोर्ट क्या होता है। हमें वीज़ा दिया जाता है और पासपोर्ट दिया जाता है। वीज़ा और पासपोर्ट का क्या मतलब है? देखो, वीज़ा दिया जाता है किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सके। ये दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत होती है। और पासपोर्ट होता है वो अपने देश को छोड़ने के लिए होता है, जिसको हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं? पासपोर्ट। जो हम अपने देश को छोड़ रहे हैं ये हमारा पासपोर्ट है, और इससे हमारे देश वालों को पता चल जाता है कि ये बाहर जा रहा है, हमारे देश को छोड़ कर जा रहा है। पासपोर्ट हो गया। और वीज़ा हो गया, जब हम दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश से अनुमति लेते हैं कि क्या हम तुम्हारे देश में आ सकते हैं, तो वो वीज़ा हो गया। एम्बेसडर यानी राजदूत क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। एम्बेसडर यानी राजदूत। प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है, और कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता है। मतलब अगर राजदूत, हमारे देश का राजदूत अगर दूसरे देश में जाता है, मान लो हमारे देश का राजदूत वो अमेरिका में जाता है, तो राजनीतिक संबंध बनाने के लिए कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, वो वहाँ पर पुलिस कार्रवाई उन पर नहीं कर सकता है, गिरफ्तारी या मुकदमा उस पर नहीं चल सकता है। ये व्यवस्था वियना समझौता के तहत किया गया है। और राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर कहा जाता है। फिर राष्ट्रमंडल देश की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल देश वैसे देश जो कभी ना कभी, राष्ट्रमंडल देश किसको कहते हैं? मतलब राष्ट्रमंडल देश उन देशों को कहते हैं जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे। जो देश कभी ना कभी, वो सभी देश जो इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। और इनकी संख्या 53 है। ये राष्ट्रमंडल जो देश है उनकी संख्या कितनी है? 53 है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय लंदन में। और वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष कौन है? महाराज चार्ल्स तृतीय हैं।
फिर हम बात करते हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। नोट है, अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था। अमेरिका भी क्या था? अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था, किंतु इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली। फिर हम बात करते हैं सीएए कानून, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। ओके, नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले कितने दिसंबर 31 दिसंबर 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान या अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो कौन सी प्रताड़ना? धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक, जिसमें हिंदू भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। आगे बात करते हैं। 20 दिसंबर 2019 को भारत के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया। अब बात करते हैं एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजीकरण है जिनमें उन भारतीय नागरिकों के नाम है जो असम के वास्तविक वैध नागरिक है। ठीक है, ये एनआरसी उसमें एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में उन लोगों का नाम है जो क्या है? असम के वास्तविक नागरिक हैं। ये पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहाँ से भागकर भारत चले आए थे और ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ना नहीं बल्कि अपने देश के लोगों द्वारा ये धार्मिक प्रताड़ित नहीं थे, बल्कि क्या थे? अपने ही देश के लोगों के द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप एनआरसी लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दी जाएगी। जो कब आए हैं? 24 मार्च 1971, यानी कि जो हमारा सीएए कानून था वो 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान से उनको दी थी नागरिकता, और एनआरसी में 24 अगस्त 1971 से पहले जो भी भारत में आए थे उनको नागरिकता दी गई। फिर हम बात करते हैं 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा और एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्टों को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को, मतलब इसके अंदर ये कहा गया है कि 2015 में तो एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा और एनआरसी में रजिस्टर बनने के लिए 2 लिस्ट तैयार की गई, 30 डॉक्यूमेंट दिए गए। उनमें से 30 में से आपको कम से कम एक डॉक्यूमेंट तो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो आपको 4 महीने के अंदर अंदर ये साबित करना पड़ेगा कि आप जो भी 30 डॉक्यूमेंट उनमें से एक डॉक्यूमेंट आपका बना के दिया जा सके। अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाते, अगर वह अपने आप को साबित नहीं कर पाता है, एक मिनट, यस, अगर वह अपने आप को साबित नहीं कर पाता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, आप साबित नहीं कर पाते हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, और यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको हाई कोर्ट जाना होगा एवं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपको आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा। तो आपको 30 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, उसमें से एक बनवानी, कितने माह में बनवानी? 4 माह तक में आपको उसको बनवानी, साबित करना है अपने आप को कि आप इसमें से एक डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन आप वो भी साबित नहीं कर पाते हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अगर आप साबित नहीं कर पाते हो तो आप हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में भी अगर साबित नहीं कर पाते हो सबूत अपने आप को तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते हो तो आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी और आप जाएंगे डिटेक्शन सेंटर में।
कहाँ भेज दिया जाएगा, आपको डिक्टेशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। NPR देश के निवासियों, NPR क्या है? NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर एक तो स्थानीय स्तर पर, फिर ग्राम पंचायत, तहसील स्तर पर, फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। और आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं और इस आधार पर NPR बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी और NPR के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। एक मिनट। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, इस आधार पर NPR बनेगा और इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी और NPR के बाद जनसंख्या का सही आंकड़ा मिलेगा। तो ये चैप्टर इतना दे रखा है। इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य भी दे रखे हैं, कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, जिनको भी हम अब आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, भारतीय संविधान के भाग 2 में, जो हम भाग 2 पढ़ रहे हैं, जो 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। इसके अंदर अनुच्छेद है वो 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिए हैं। पॉइंट नंबर अब सेकंड दे रखा है इसमें, भारत में संसद की नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। तो ये नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन हेतु मत देने तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा में निर्वाचन हेतु मत देना चाहते हैं, यानी जो मतदान की सुविधा है वो भी यहाँ के नागरिकों को ही है। फिर है नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से एक तो जन्म से किस किस को नागरिकता दी जाती है, एक तो जन्म से वंशानुगत पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा या क्षेत्र सम्मिलित होने के आधार पर ही नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। फिर अनुच्छेद 11 को भारतीय नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, जो संसद बनाती है कानून। फिर अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के अंतर्गत मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए प्राप्त होंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। भारत में कौन सी नागरिकता है? भारत में केरी नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर हम नागरिक हैं तो हम भारत देश के नागरिक हैं, ना कि अपने राज्यों के नागरिक हैं। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होता है उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर, मतलब उसके माँ बाप भी यहीं के और वो खुद भी पैदा यहीं पे होता है, उसे भारत का नागरिक हो गया, वो उसके आधार पर उसे वंचित नहीं किया जा सकता नागरिकता से। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा PIO कार्डों को OCI कार्डों का ही दर्जा प्राप्त होगा। भारत में ब्रिटेन के समान इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो देखो, भारत के अलावा ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का नियम है और अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, मतलब वो भारत के भी नागरिक हैं, वो अपने देश के भी नागरिक और अपने राज्य के भी नागरिक हैं। आगे बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म से संबंध रखने वालों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, जबकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं। अगर कोई अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह वही नागरिक बन सकता है जो वहाँ जन्म से उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इनमें क्वेश्चन दे रखे हैं तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आप भी अपने आंसर फटाफट देना। इसमें क्वेश्चन है वो देखेंगे हम, और इसमें टोटल जो क्वेश्चन नागरिकता के दे रखे हैं वो टोटल क्वेश्चन है 28।
और हम पढ़ेंगे 28। अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। यस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया। ऑप्शन ए है 11 दिसंबर 2018 को, बी है 11 दिसंबर 2019 को, सी है 11 दिसंबर 2019 को, और सी है 11 अक्टूबर 2019 को, डी है 11 अक्टूबर 2020 को, और ई ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई एक। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने अब इसका आंसर बताइए क्या होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। इसका आंसर हो गया 11 दिसंबर 2019। अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो अभी जो हमने पढ़े थे 1955 के अकॉर्डिंग, उसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। ए में है वंशानुक्रम, बी में है जन्म, सी में है अधिकृत संपत्ति, डी में है देशीयकरण, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, जो भी है। सेकंड नंबर का आंसर बताइए फटाफट। क्या चीज़ है जो ज़रूरी नहीं है भारत का नागरिक बनने के लिए। तो इसके अंदर हमारा आंसर होगा सी। भारत का नागरिक बनने के लिए अधिकृत संपत्ति का होना जरूरी नहीं है, लेकिन वंशानुक्रम के आधार पर वो उसको नागरिकता प्राप्त हो सकती है, जन्म के आधार पर प्राप्त हो सकती है, और देशीयकरण के आधार पर भी प्राप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म के द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंकों में धन जमा करा करके, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। थर्ड नंबर का आंसर बताइए। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। 3 नंबर का आंसर होगा डी। भारतीय बैंक में धन जमा कराकर आप नागरिकता है वो प्राप्त नहीं कर सकते। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कौन से पद के लिए, एक मिनट, आपको दिखाई दे रहा है क्या। ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है। राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए, या उपराष्ट्रपति के लिए। ये ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। ई के अंदर है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 5 नंबर का आंसर क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। फाइव नंबर में आंसर सी, अनुच्छेद 10। मुझे इसमें ना मुझे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6।
नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? फटाफट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का है आंसर होगा 5। वो जन्म के आधार पर हो सकता है, वंशानुक्रम द्वारा हो सकता है, देशीकरण द्वारा हो सकता है। इस तरीके से वो जो 5 थे वो इसके अंदर आ जाएगा। जन्म हो गया, वंशानुक्रम हो गया, पंजीकरण हो गया, देशीकरण हो गया, 5 आ जाएगा इसका आंसर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता यदि वह उद्भव वंश से नागरिक है, देशीकरण से नागरिक है, जन्म से नागरिक है, वह भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ई में आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। 7 नंबर का आंसर क्या होगा? अगर उसे भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता अगर वह जन्म से ही, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, वो जन्म से ही नागरिक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? डी, संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसमें दोहरी नागरिकता है, वो देश के भी नागरिक हैं और राज्य के भी नागरिक हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? तो देखिए इसके ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन। ए ऑप्शन है राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी है राज्य की एकल नागरिकता, सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, डी है भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। नागरिकता के संबंध में कौन सी विशेषता सही है भारत की? तो भारत में हमारी कौन सी नागरिकता है? राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है क्या हमारे यहाँ? नहीं है। हमारे यहाँ कौन सी नागरिकता है? हमारे यहाँ संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, यानी ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, नागरिकता को 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? जो हमें नागरिकता प्राप्त हुई है उसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है 5 प्रकार से, ऑप्शन बी है 3 प्रकार से, ऑप्शन सी है 7 प्रकार से, ऑप्शन डी है 9 प्रकार से। तो भारत की नागरिकता को समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए फटाफट। ऑप्शन बी, 3 प्रकार से भारत की नागरिकता को वो समाप्त किया जा सकता है। तीन आधार कौन कौन से थे? वो 3 प्रकार से हम भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो वो 3 पॉइंट ये हैं, यदि कोई व्यक्ति है वो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो हमारी भारत की नागरिकता क्या होगी? उसकी समाप्त हो जाएगी। एक और सेकेंड, जब वह अपनी इच्छा अनुसार नागरिकता को समाप्त कर देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा यह होगा कि अगर वो कोई देश विरोधी कार्य करता है, देश विरोधी गतिविधि करता है तो उसकी भारत की नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। फिर 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ए ऑप्शन चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी है संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, डी है संसद। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। 11 नंबर का आंसर होगा हमारा डी, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने में सक्षम कौन है? कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1952, 1960, 1955 या 1959? 12 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 1955 था जो संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत
भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? ऑप्शन ए, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, बी है संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद सी है अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, और उपयुक्त सभी। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे। ऑप्शन आंसर लीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा? 13 का आंसर होगा जो अनुच्छेद 15, 16 और 19 है, जो सिर्फ मौलिक अधिकार हैं जो कि भारत के नागरिकों को दिया जाएगा, उनको नहीं दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1949 को, 1950 को, 1951 को, 1952 को। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? 1949 को लागू किया गया। भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान थे वो लागू किए गए 1949 में। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान या उपयुक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन इसमें होगा डी, क्योंकि किसी भी भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता अगर निर्वाचन के द्वारा, युद्ध के समय, आपातकाल में, उपयुक्त सभी होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 16 नंबर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? यूएसए से, कनाडा से, इंग्लैंड से या फिर फ्रांस से? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इंग्लैंड से। भारत के राष्ट्रीय मंडल कहते हैं, जो भारतीय इंग्लैंड के गुलाम थे उनको राष्ट्रीय मंडल कहते हैं, और ये इंग्लैंड से ही लिया गया है जो एकल नागरिकता अवधारणा है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 9 में, अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 11 में या अनुच्छेद 12 में? अनुच्छेद 5 में। फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। अनुच्छेद 11 के द्वारा संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है गृह मंत्रालय को। अब 18 नंबर क्वेश्चन हमारा। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 7 में, अनुच्छेद 9 में या अनुच्छेद 10 में? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अनुच्छेद ए में। अनुच्छेद 6 के अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि जो भी परमिट एक्ट के अनुसार 19 जुलाई 1948 तक अगर आ जाते हैं, जो भी भारत छोड़कर पाकिस्तान में गए थे वो वापस आते हैं तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 19। ओके, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। 19 का आंसर क्या होगा? जब एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। और नागरिकता खत्म होने के 3 प्रावधान बताए रखे हैं। एक तो अगर वह दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। एक, अगर वह अपनी इच्छा से ही अपने देश की नागरिकता छोड़ देता है तो। और 3rd नंबर है, अगर वो देश विरोधी कार्य करता है तो। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, 20 की। हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्या हो गया? चलिए 1 मिनट ऐसे तरीके से दिखा देती हूँ आपको। यस, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद और विधानसभाएं, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद और विधानसभाएं, और ऑप्शन सी है संसद, और ऑप्शन डी है चुनाव आयोग। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सी, संसद के द्वारा यह सब किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन हमारा 21, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी है एकल नागरिकता, ऑप्शन सी है राज्य की नागरिकता, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों होंगे। तो बताइए भारतीय हम कौन सी नागरिकता ग्रहण करते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और अब आप लोग भी इसका आंसर समझ गए होंगे कि एकल नागरिकता, हम देश के नागरिक हैं न कि राज्य के नागरिक हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन हमारा, संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु तरीका नहीं है। जन्म यह है, वंशानुक्रम, देशीय क्रम, नागरिकता 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु तरीका नहीं है। तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। संसद द्वारा पारित नियम, संसद द्वारा देखो जन्म के आधार पर अगर नागरिकता उसे मिली जाती है तो ज़रूरत ही क्या है फिर उसे ये 1955 वाली में आने की, वंशानुक्रम या देशीकरण वाली में आने में, इसके अंदर वो आएगा। जैसे ये कानून लगाया एनआरसी लगी उसके आधार पर वो अगर नागरिक बनता है तो वो इसमें आएंगे। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, सत्य को चुनिए। ऑप्शन ए है भारतीय, ऑप्शन ए है भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। यस, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है। सी का आंसर क्या होगा? सॉरी, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, भारतीय संविधान में ना वो सत्य चुनना है आपको। 23वें का आंसर इसके अंदर बी ऑप्शन है जो मुझे लगता है गलत है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। आप लोग बताना आपको क्या लगता है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें आंसर बी दे रखा है पर आंसर ए सही होना चाहिए क्योंकि जो पहला 5 नंबर अनुच्छेद हमारा उसी के अंदर नागरिकता की परिभाषा दे रखी है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद ऑप्शन ए में है 9, ऑप्शन बी में है 10, ऑप्शन सी में 11, ऑप्शन डी में है 8। तो 9, 10, 11 या 8 कौन से अनुच्छेद में ये दे रखा है कि भारत के नागरिकों नागरिकता के अधिकार का बना रहता है? तो इसमें में आंसर होगा आपका 10 नंबर। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि जब तक भारत की नागरिकता उसकी बनी रहेगी जब तक कि वो देश विरोधी कोई कार्य नहीं करता है। फिर बात करते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? 25 नंबर का आंसर बताइए। इनमें से कोई नहीं, यानी भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी रखी है। तो इसका आंसर जो बी है वो ही करेक्ट होगा। 23 नंबर जो क्वेश्चन था ना हमारा उसका आंसर बी है, वो ही सही है क्योंकि जो हमारा संविधान है उसके अंदर 5 नंबर के अंदर देखो परिभाषा दे रखी है, कुछ और दे रखी है। अभी मैं आपके डाउट को थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। क्या हो गया यार? हाँ सॉरी, एक मिनट, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो अनुच्छेद 5 में क्या दे रखा है? संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी उस समय जो अंदर है। तो इसमें परिभाषा नहीं दे रखी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26 की। थोड़ा सा मुझे पता है आप लोग एडजस्ट कर रहे हो, कल से मैं थोड़ा और सिस्टमेटिक ढंग से इसको लेके आऊँगी ताकि आपको भी समस्या ना हो और मुझे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। किसी समिति के वेट ए मिनट, ओके। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? ऑप्शन ए है लोढ़ा समिति, ऑप्शन बी है सिंघवी समिति, ऑप्शन सी की बात करते हैं हम नाथू मिर्था समिति, ऑप्शन डी है एमडी समिति। तो आप बताइए 26 का आंसर क्या होगा? लोढ़ा समिति होगी, सिंघवी समिति होगी या नाथू राम समिति होगी या एमडी समिति होगी? 26 का आंसर होगा बी, यानी जो सिंघवी समिति थी वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये वाला। ठीक है, फिर 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? तो भाग 3 में दे रखा है, अनुच्छेद 12 से 17 में है। ऑप्शन बी है हमारा भाग 2 में दे रखा है, अनुच्छेद 5 से 11, या सी ऑप्शन में भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 8, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हम पढ़ रहे हैं नागरिकता, ये मैंने शुरू में बताया था, ये भाग 2 में, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष तक रहना होगा? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष, ऑप्शन डी है 9 वर्ष। तो उसे 7 वर्ष तक रहना होगा। मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष तक रहना होगा? भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 वर्ष तक रहना होगा। तो उसके बाद में इसमें जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जो बीपीएससी जो मेंस के लिए उन्होंने दे रखे हैं, और नीचे स्पेस भी दे रखा है। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर सेकंड था वो ख़त्म होता है, समाप्त होता है। हमने सेकंड नंबर चैप्टर ये पढ़ लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जो भी मेरे वीडियो में आपको कमी नज़र आती है फीडबैक में ज़रूर वो बता सकते हैं, ताकि मैं उसमें थोड़ा और सुधार कर सकूं। और अभी हम पढ़ रहे हैं खान सर के पॉलिटिकल के नोट्स, और इसके अंदर हमने सेकंड चैप्टर वो आज ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। और हमारा नया टॉपिक कौन सा होगा? वो होगा मूल अधिकार। और मूल अधिकार को हम पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, क्योंकि अगर वो भी खान सर के नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ जुड़ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।